दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ईयर ऑन बेसिस पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमी रह गई है इस बार। आप देख सकते हो कि आईआरएफसी ने यहाँ पे जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमें और शानदार आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है, तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है आईआरएफसी को लेकर, और जिस तरह से इस बार रेलवे के लिए बजट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। जो रेलवे का बजट है उसमें कम से कम 30% की बढ़ोतरी की गई है, यानी आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाले हैं। सरकार जितने बड़े स्टेशन हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट के, वो सारे के सारे रीडेवलप करने जा रही है और बहुत सारा खर्च होने वाला है। कम से कम 1200 से ज़्यादा स्टेशन फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे नए ट्रैक बिछाए जाने हैं, बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन है जो लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा नए वंदे मेट्रो आने वाली है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में क्या इस रिजल्ट के बाद हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो अभी आईआरएफसी के स्टॉक में कुछ हमें तेजी देखने को फिलहाल मिल नहीं रही है, और इसके पीछे वजह यह भी है कि इस बार कोई बड़ा धमाका तो नहीं किया रिजल्ट में, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है। तो इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और आगे की क्या संभावना है आईआरएफसी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी 3:30 के आसपास का टाइम है, अभी बाजार क्लोज होने वाला है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,436 के आसपास है, 245 पॉइंट की गिरावट है, 0.41% बीएसई सेंसेक्स गिरावट। लगभग पूरे दिन ही लगभग इतनी गिरावट हमें देखने को मिली है, और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है और इस वजह से बाजार में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 30.20 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 30.10 की थी। इंट्राडे में 29.75 का लो भी बना और इंट्राडे का हाई 30.45 का। अभी फिलहाल स्टॉक 29.95 के आसपास है, यानी स्टॉक की क्लोजिंग 30 के आसपास होने की संभावना है। 0.50% यानी लगभग आधा % की गिरावट है। तो रिजल्ट अभी भी रिसेंटली आया है, अभी इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी 40% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। 21 के आसपास स्टॉक था, और अगर हम 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 11% की ऊपर के लेवल से गिरावट हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक 37 तक जाके आया था, अब वापस ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट हो चुकी है। सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो यहाँ पे हमें 1.48% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। वॉल्यूम में आज अच्छी खासी बढ़ोतरी है, देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 71 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 49 लाख की डिलीवरी थी। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार क्लोज है तो इसमें वॉल्यूम में और थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस बार जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 1633.45 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे हमें 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे। और कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो 6222.03 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है, जहाँ पे 22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन इस बार खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो टोटल जो खर्च रहा है 4588.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 31% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में भी ईयर ऑन बेसिस पे 30% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से देखें तो ये रिजल्ट में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि खर्च बढ़ा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 9.13 टाइम्स के आसपास है 31 दिसंबर 2022 को, और पिछले साल से हम क्वार्टर में देखते थे 9.34 के आसपास था। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है करीब 505 बेसिस पॉइंट की, जो 26.20% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई है 502 बेसिस पॉइंट की, जो 26.25% के आसपास रहा है। आप समझते होंगे कि आईआरएफसी में टोटल जो हिस्सेदारी है अभी सरकार की 86.36% के आसपास, जो काफ़ी बड़ी है, और लगातार लोगों को यही डर रहता है कि क्या ये ओएफएस आएगा जो एक्स्ट्रा होल्डिंग बेची जाएगी तो क्या होगा। इसी वजह से स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में रहा, लेकिन सरकार ने क्लियर किया कि वो यहाँ पे अभी फिलहाल ओएफएस नहीं लाएगी, और हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है डायरेक्ट बेची जाए प्राइवेट प्लेयर को। अब अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार देख सकते हो 1633 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सैम क्वार्टर की टोटल इनकम 1593 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, यानी ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें
तो पिछले क्वार्टर में 1714 करोड़ के आसपास थी टोटल इनकी नेट प्रॉफिट। तो ये तो आप समझ सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इस प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस बार 2126 करोड़ रुपीस के आसपास रही है, और पिछली बार देखें तो पिछली बार ये 2069 करोड़ रुपीस के आसपास थी। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1723 करोड़ रुपीस के आसपास थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। अब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इस बार आप देख सकते हो कि करीब 6217 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5095 करोड़ रुपीस के आसपास था, और पिछले क्वार्टर की बात यानी क्वार्टर 2 की तो 5809 करोड़ रुपीस के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। अब कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार देख सकते हो करीब 4588 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में देखें तो ये इनका खर्च 3503 करोड़ रुपीस के आसपास था, और पिछले महीने की बात करें यानी पिछले क्वार्टर की क्वार्टर 2 की तो 4096 करोड़ रुपीस के आसपास रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि खर्च में जबरदस्त वृद्धि हुई है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भारी वृद्धि है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो भी वृद्धि है। तो इस बार कंपनी का काफ़ी बड़ा खर्च बढ़ा है, और इस खर्च की वजह से ही प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है, यानी रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ा है, लेकिन खर्च बढ़ने की वजह से इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। इस बार कंपनी की लायबिलिटी थोड़ी बड़ी है, आप देख सकते हो 42,537 करोड़ रुपीस के आसपास रही है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखिए 40,845 करोड़ रुपीस के आसपास थी। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पिछले महीने की बात करें तो आप देख सकते हो 39,176 करोड़ रुपीस के आसपास थी। तो इस बार कंपनी की लायबिलिटीज भी बढ़ी है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 9.13 रहा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.34 था, और पिछले सेम क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 2 की बात करें तो 8.88 के आसपास था। तो ये समझ सकते हो कि डेट टू इक्विटी रेशियो में आप कमी आई है। इसके अलावा अगर आप इसकी जो रेटिंग को देखें तो इसके जो फाइनेंस के ऊपर रेटिंग है क्रिसिल की तरफ से देखें तो इनकी जो रेटिंग है वो AAA स्टेबल की है, और पिछले 3 क्वार्टर से आप देखें तो सेम बनी हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। और ICRA की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो भी AAA स्टेबल की दी गई है, और इस रेटिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। जो रेटिंग बनी हुई है वो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा केयर रेटिंग ने अपनी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी AAA स्टेबल की जो रेटिंग है वो जो बिल्कुल मिली हुई है। तो कुल मिला के रेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी जो इनका जो डेट है उसके ऊपर सारी की सारी जो गारंटी और सरकार की है, एक पैसा इनका NPA बनता नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी जवाबदारी इसकी लेती है। और ऐसे में इसलिए रेटिंग बहुत ही शानदार A ग्रेड की रेटिंग मिली हुई है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देख के भले ही इस बार रिवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ, इसके पीछे वजह यह भी है कि खर्च बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर से तेजी का दौर इसमें जरूर शुरू होगा। अब यहाँ पे IRFC को लेके जो शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है रवि सिंह, उनका कहना है कि जिस तरह से इस बार बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपीस का बहुत बड़ी अनाउंस किया रकम यूनियन बजट में, उसकी वजह से देखें तो रेलवे के शेयर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, और जितने रेलवे के शेयर हैं उनमें काफ़ी अच्छी तेजी की संभावना बनेगी। तो इस समय आपको IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्होंने जो नियर टर्म इसका जो टारगेट रखा है वो 35 का रखा है। वैसे ये 37 तक ऑलरेडी पहले जाके आया है, तो 35 के टारगेट के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और इस रिजल्ट के बाद में कह सकते हैं कि आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू होगा। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट देते तो 29.25 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 28.40 तक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 27.25 तक जाने की संभावना है। गिरावट में 27 तक जाने की संभावना है। ये एक मजबूत सपोर्ट है 27 का। इसके ऊपर आपको जब तक मिले इसमें आपको खरीदारी करते रहना चाहिए। पॉजिटिव माहौल बना तो 31.25 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 32.40 तक जाने को देखेगा स्टॉक जाएगा, और वहां तक पहुंचे तो फिर 33.25 तक जा सकता है। तो बिल्कुल नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।